नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और उसके बाद में कंपनी का प्रमुख उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना हो जाता है। और जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने पर ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं भारतीय किसानों की बड़ी दुर्दशा होती है। भारतीय किसानों में भी अगर विशेष रूप से बात करें तो यहाँ पर नील किसानों की बात आती है। नील आंदोलन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि कॉलोनियल रूल आने के बाद में, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के बाद में जो ट्राइबल्स थे या जो जनजातियाँ थीं उन पर क्या प्रभाव पड़े, या ट्राइबल्स किस तरीके से रहा करते थे। और इसके बाद में क्लोजर लुक देखेंगे हम बिरसा मुंडा के बारे में और मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो ये प्रमुख 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, जो जनजातीय समूह थे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे। दूसरा, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल, जब औपनिवेशिक शासन आया तो उसके बाद में जो जनजातियां थीं वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं। और फिर लास्ट में बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। अगर आप गंभीरता के साथ में स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी, विशेष रूप से मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ की और हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ की, ये दोनों एनसीईआरटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनके आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। अगर आप मेंस में अच्छे आंसर्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यानी एनसीईआरटी से आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। तो नोट्स ज़रूर आपके जो है तैयार होने चाहिए और मेरे साथ साथ जिस तरीके से मैं आपको यहाँ से चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ आप अपने नोट्स भी यहाँ से तैयार करते रहें। तो 1 बाय 1 इन तीनों टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव। तो जो ट्राइबल्स थे या जो जनजातियाँ थीं वो झूम कृषि किया करती थी, झूम कल्टिवेशन। कुछ समूह जो थे जनजातियों के वो कैसे थे, हंटर्स और गैदरर्स। इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी कुछ शिकारी थे और संग्राहक पद्धति पर अपना जीवन यापन करते थे, यानी वस्तुओं का एक स्थान से कुछ एकत्रण किया, फिर वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए, शिकार करते हुए चले गए, वन के जो भी उत्पाद हैं, वन के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका संग्रहण कर रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी चरवाहों की कैटेगरी थी, जो विशेष रूप से जानवरों पर डिपेंड रहते थे, जानवरों को चराने का काम करते थे। और चौथी कैटेगरी थी ऐसी कैटेगरी जो एक ही स्थान पर रह करके खेती किया करते थे, सेटल्ड कल्टीवेशन किया करते। तो ये 4 प्रमुख कैटेगरीज में, इन 4 प्रमुख समूहों में हम ट्राइबल्स को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं झूम कल्टीवेशन के बारे में। ये एक प्रकार का घुमंतू कृषि इसको कहा जा सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, जंगलों में छोटे छोटे जो भूखंड होते हैं, जमीन के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उन पर जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती हैं उनको जला करके साफ कर लिया जाता है। जब जला करके उनकी जो राख बचती है, उस राख में पोटाश की मात्रा होती है, उस पोटाश का फिर उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है और वहाँ पर फिर धीरे धीरे फसलों को बोने की प्रक्रिया प्रारंभ करी जाती है। जब एक स्थान पर फसल पक कर के तैयार हो जाती है तो उस फसल को काट करके फिर दूसरी जगह यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और पहली भूमि जिस पर खेती की गई थी उसको खाली छोड़ दिया जाता है। जो खाली छोड़ी गई भूमि थी उसको क्या कहा जाता है, उसको परती भूमि कहा जाता है। ये कृषि का जो प्रकार है, झूम कल्टीवेशन है, प्रमुख रूप से नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व और मध्य भारत, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से झूम कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो ये पहला प्रकार है जिसको ट्राइबल्स लोग किया करते थे। दूसरी कैटेगरी आपकी आती है यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स। ये लोग क्या करते थे, पशुओं का शिकार करते थे और वनों के जो भी उत्पाद होते हैं उनको कलेक्ट किया करते थे, उनका संग्रहण किया करते थे। शिकार जब ये करने जाते थे तो टोलियां बना करके यानी ग्रुप्स में ये शिकार करते थे। खाना बनाने में साल और महुआ के तेल का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जैसे कि हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो ये गैदरर्स थे, ठीक है, वन के जो उत्पाद होते हैं उनका संग्रहण किया करते थे। तो वनों से कुसुम और पलाश के फूल ये संग्रहित करते थे और उनको स्थानीय बुनकरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। वीवर्स जो होते हैं, बुनकर जो होते हैं, उन तक ये पहुंचाते थे। कुसुम और पलाश के फूलों का प्रयोग बुनकरों के द्वारा किस तरीके से किया जाता था, जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, उसकी रंगाई के लिए, उसको डाई करने के लिए कुसुम और पलाश के फूलों का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो ट्राइबल्स थे इन चीज़ों को यहाँ से लेकर के
कहाँ तक पहुँचाते थे? स्थानीय जो नगर हुआ करते थे, स्थानीय जो शहर हुआ करते थे, वहाँ के जो बुनकर थे उन तक पहुँचाते थे। अब क्योंकि ये खेती नहीं करते थे और पूरी तरीके से शिकार पर निर्भर थे, इसके साथ साथ वनों के उत्पादों पर इनकी निर्भरता थी, तो वनों के उत्पाद जो इनके द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, ये उनके बदले में स्थानीय जो नगर हुआ करते थे, स्थानीय जो कस्बे या टाउन्स हुआ करते थे, वहाँ से इन वन उत्पादों के बदले में चावल और अनाज जैसी वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे। मतलब यहाँ से ये कुसुम पलाश के फूल या जो अन्य वन उत्पाद हैं उनको लेकर के जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को इन वन उत्पादों की आवश्यकता है और इन लोगों को चावल और अनाज की आवश्यकता है। तो ये अपने वन उत्पादों के बदले में वहाँ से क्या लेकर के आते थे? चावल और अनाज लेकर के आते थे। इसमें प्रमुख रूप से नाम आता है उड़ीसा के खोंड समुदाय का। ये इसी तरीके का काम किया करता था। यानी ये किस कैटेगरी में आता था? हंटर और गैदरर्स वाली कैटेगरी में आता था। मैंने स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ संभव हो पाता है मैं अंग्रेजी के वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो भी हिंदी माध्यम के हमारे मित्र हैं या अंग्रेजी माध्यम के हमारे मित्र हैं उनको भी थोड़ा सा इससे हेल्प मिल सके। और जो भी कह सकते हैं ना, कुछ ऐसी टफ टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिंदी के कुछ शब्दों को नहीं समझ पाते हैं अगर हम अंग्रेजी माध्यम से हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी के शब्द को नहीं समझ पाते। तो मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे टर्म जो सबको पता होने ही चाहिए, और इतनी बेसिक जानकारी अंग्रेजी की भी रखनी चाहिए, बेशक आपका माध्यम कोई भी हो, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हिंदी का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है और उसका जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको समझ करके जो है हम प्रश्न की जो प्रकृति है उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को आप यहाँ से लेकर के चलिएगा। मैं बाइलिंगुअल चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा, आगे इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। अब इसी कैटेगरी में आती थी एक बैगा जनजाति जो मध्य भारत में पाई जाती है। बैगा लोग यहाँ पर विशेष रूप से क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि ये स्वयं को जंगल की संतान कहते थे। बैगा लोग जो कि मध्य भारत में पाए जाते हैं, ये स्वयं को जंगल की संतान कहते थे और ये मजदूरी नहीं करते थे, क्योंकि इनकी जो कल्चर थी उस कल्चर में मजदूरी करना अपमान की तरह समझा जाता था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ, हर्ड कैनिमल्स। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? ये पशुओं को चराने का काम करते थे। मतलब एक ग्रुप में, एक समूहों में मवेशियों का जो समूह होता था उसको रेवड़ कहा जाता था। जैसे कई सारे मवेशी हैं, कई सारे जानवर हैं, उनके समूह को ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके भोजन की व्यवस्था, ये टहल घूम घूम करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है उनके भोजन की व्यवस्था करी जा रही है, और वहाँ से जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं मवेशियों से, जो भी जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो उनसे ही अपना जो है ये जीवन यापन कर रहे हैं। तो मौसम के अनुसार ये लोग मवेशियों के रेवड़ को लेकर के, रेवड़ का मतलब क्या है? मवेशियों का समूह जो होता है उसी को रेवड़ कहा जाता है। मवेशियों के रेवड़ को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये प्रमुख रूप से चरवाहों की कैटेगरी में आते थे। और इस तरह की प्रमुख ट्राइबल्स में अगर हम देखें तो वन गुज्जर ये पंजाब में पाए जाते हैं, लबाड़िया ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, गद्दी समुदाय जो है ये कुल्लू में पाया जाता है, बकरवाल जो है ये जो है कश्मीर में पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से चरवाहों वाले ट्राइबल्स की कैटेगरी में आते थे। कुछ लोग एक जगह पर रह करके सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। इस जो है एक तरह से कह सकते हैं एक जगह पर रुक करके जो है खेती करना, वो सेटल्ड कल्टीवेशन, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर हमको अपना जीवन यापन करना, यहीं पर हमको अपनी खेती करनी है। तो ऐसे प्रमुख समुदायों में आते थे गोंड और संथाल। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है इस चैप्टर का, हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट ट्राइबल। जब भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना होती है तो उसके बाद से जितनी भी ट्राइबल्स थीं, जितनी भी जनजातीय समूह थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ्स के बारे में। जो आदिवासी के मुखिया हुआ करते थे उनका क्या हुआ। देखिए, कॉलोनियल रूल आने से पहले जो ट्राइबल चीफ्स हुआ करते थे, यानी जो भी आदिवासी समुदाय थे, उनके जो मुखिया हुआ करते थे, उनकी अपनी ज़मीनें हुआ करती थीं। उन ज़मीनों का मालिकाना हक उन्हें मिला हुआ था, और मालिकाना हक के साथ साथ ज़मीन से जुड़ी हुई जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थीं वो भी उनको मिली हुई थी। लेकिन कॉलोनियल रूल आने के बाद में इन ट्राइबल चीफ्स के कामकाज, काम करने के तरीके और जिनके जो भी अधिकार थे अपनी ज़मीनों को लेकर के, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जमीन का मालिकाना हक तो इनको मिला रहा, मतलब जमीन पर, ये जमीन इनकी है, ये हक उनको मिला रहा, लेकिन उस जमीन के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जो जितनी भी पावर्स उनको पहले मिली हुई थी कॉलोनियल रूल आने से पहले, उनमें थोड़े से परिवर्तन आते हैं। वो सारी शक्तियां इनकी छीन ली जाती हैं।
इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारे नियम लाए गए, बहुत सारे कानून लाए गए। उन नियम और कानूनों को मानने के लिए इन ट्राइबल चीफ्स को बाध्य किया गया। इसके अलावा इन आदिवासी समुदायों के मुखियाओं को, अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, ट्रिब्यूट देना पड़ता था। तो ये सारे परिवर्तन होते हैं ट्राइबल चीफ्स के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉलोनियल रूल आने के बाद में। इसके बाद में शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो हमारी घुमंतू खेती हुआ करती थी एक तरह से, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इसमें क्या परिवर्तन हुए? देखिए, घुमंतू खेती का मतलब है कि जो काश्तकार होते थे, जो किसान होते थे, जो आदिवासी इस प्रकार के कल्टीवेशन को करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है विचरण करते रहते थे। यहाँ पर आज खेती कर रहे हैं, महीने भर बाद दूसरे स्थान पर खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो कल्टीवेशन हुआ करती थी, जो खेती हुआ करती थी, वो शिफ्ट हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो चाहते थे कि ये लोग स्थान स्थान अलग अलग जगहों पर घूमते हुए खेती कर रहे हैं, ये एक ही स्थान पर रहें। और इसके पीछे उनका मंतव्य क्या था कि अगर ये एक ही स्थान पर रहेंगे तो इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना आसान होगा और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी इससे, है ना। तो रेवेन्यू सोर्स के चलते ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये एक ही स्थान पर रहें। और इस वजह से उन्होंने क्या किया कि ज़मीन का मापन करवा के प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा तय कर दिया कि भाई आप अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन न करके आप एक ही स्थान पर रह करके खेती करें। इसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो इस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ कि कुछ किसानों को भूस्वामी बना दिया गया, मतलब उन्हें ज़मीनें दे दी गई, और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है। पट्टेदार को बोलते हैं टेनेंट्स, ठीक है, और भूस्वामी आप जानते हैं लैंड ओनर। तो कुछ किसानों को भूस्वामी बना दिया गया और कुछ किसानों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। भूस्वामी जो होते थे, लैंड ओनर जो होते थे, वो सरकार को डायरेक्टली लगान देते थे, और पट्टेदारों की खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। पट्टेदारों की खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। ये भूस्वामियों की जो ज़मीनें होती थी उनको भाड़े पर लेकर के कृषि करते थे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भूस्वामी डायरेक्टली सरकार को लगान देते थे और पट्टेदार जो होते थे वो भूस्वामियों को उस ज़मीन का भाड़ा दिया करते थे। झूम काश्तकारों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी गई। हालांकि स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि वे एक ही स्थान पर रहें क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य था रेवेन्यू कलेक्ट करना। लेकिन कुछ ट्राइबल्स ने अपने जो परंपरागत खेती का प्रकार चला आ रहा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो करते चले आ रहे थे, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपना जो कल्चर है उसको पालन करते रहें और उसी तरीके से खेती करते रहें जिस तरीके से अब तक हम करते चले आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर दिया और उन चीज़ों का विरोध किया। तो इस वजह से मजबूरन होकर अंग्रेज़ों को कुछ झूम काश्तकारों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट भी दे दी गई थी। इसके बाद में तीसरा आता है आपका फॉरेस्ट लॉज और उनके प्रभाव, वन कानून और उनके क्या इम्पैक्ट रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। जंगलों पर ब्रिटेन के जो अधिकारी थे या ब्रिटिश जो भी लोग थे उनका नियंत्रण हो जाता है, वो कंट्रोल कर लेते हैं और सभी जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। इनमें से कुछ वनों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया जाता है, आरक्षित वन घोषित किया जाता है। और ये आरक्षित वन कौन से वन थे? जिनमें विशेष रूप से इमारती लकड़ी पाई जाती थी, टिम्बर जिसको कहा जाता है। तो इमारती लकड़ी वाले जितने भी वन थे उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता है। झूम काश्तकारों को जमीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति मिलती है, बदले में वन विभाग के लिए यहाँ से श्रम की व्यवस्था होती है। ठीक है, इसको समझिएगा इस चीज़ को, इसके पीछे बहुत अच्छी जो है चीज़ है कि झूम काश्तकार जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक स्थान पर खेती फिर उसके बाद में दूसरे स्थान पर खेती, इस तरीके से वो अपना खेती को शिफ्ट किया करते थे। ठीक है, तो जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी जो परंपरागत खेती का प्रकार चला रहा था उस पर भी प्रभाव पड़ा। वनों को रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया। अब ये लोग कहाँ जाएं? तो कहीं ना कहीं इनके खेती पर इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को श्रम की ज़रूरत पड़ी, लेबर की ज़रूरत पड़ी। अब इधर से इन्होंने पहले ही इन काश्तकारों को नाराज़ कर रहा था क्योंकि ये लोग जो है उनको खेती नहीं करने देते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हमको इनको खेती नहीं करने देंगे या इनको ज़मीन नहीं आवंटित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए श्रम की किल्लत हो जाएगी। हम लेबर कहाँ से जो है लेकर के आएंगे, श्रम की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने फिर दिमाग लगा करके क्या किया, कुछ जंगलों को, कुछ गाँवों को वन गाँव घोषित किया, फॉरेस्ट विलेज घोषित किया। और कुछ गाँवों को जंगल गाँव घोषित करने के पीछे ब्रिटिश लोगों का उद्देश्य ये था कि वे एक सस्ते श्रम की रेगुलर सप्लाई चाहते थे। ठीक है,
वो चाहते थे कि हमें सस्ता श्रम जो है रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे, क्योंकि इन्हीं के आसपास जो है उनके जो भी कार्यालय थे वो बने हुए थे और जो भी अपना काम है वो यहाँ से कर रहे थे। लेकिन पहले से ही उन्होंने झूम काश्तकारों को खेती करने से मना कर दिया था, फिर उनको श्रम की आवश्यकता पड़ी तो फिर उन्होंने वनों के आसपास गांव बसाने स्टार्ट कर दिए। झूम काश्तकारों को वन के अंदर कुछ छोटे छोटे भूखंड आवंटित किए गए और उनसे कहा गया कि आप इन भूखंडों पर खेती कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, चीप लेबर चाहिए थी, सस्ता श्रम चाहिए था और वो उनको यहीं से मिल सकता था। कुछ ट्राइबल्स ने वन कानूनों का विरोध भी किया और उनके विरोध यहाँ पर देखने को मिलते हैं 1906 में असम में सोंग्रम संगमा के द्वारा इन फॉरेस्ट लॉज का विरोध किया गया। 1930 में वन सत्याग्रह देखने को मिलता है मध्य प्रांत में इन्हीं वन कानूनों के विरोध में। अब आती है व्यापार की समस्या, द प्रॉब्लम विद ट्रेड। ट्राइबल्स लोगों के जो वन उत्पाद होते थे या उनकी जो भी उपज होती थी उससे बिचौलियों को सबसे ज़्यादा फायदा होता था। जबकि खेती कौन करता था, ट्राइबल्स करते थे। मेहनत कौन करता था, ट्राइबल्स करते थे। लेकिन उनके उत्पादों से उनकी जो भी उपज हुआ करती थी उनसे उतना लाभ ट्राइबल्स को नहीं हुआ जितना मीडिएटर्स को हुआ, बिचौलियों को हुआ। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है हजारीबाग, जो कि झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर संथाल लोग रहा करते थे। ये संथाल लोग जो थे ये क्या करते थे, रेशम कीट पालन करते थे। व्यापारी क्या करते थे, व्यापारियों के द्वारा इन संथालों से रेशम कीट पालन के अंतर्गत जो कोकून्स होते हैं उनको बहुत कम पैसे में खरीदा जाता था और अधिक मूल्य पर जो है वो उसको बेचते थे। जिससे क्या होता था कि संथालों को तो कम पैसा मिलता था, वहाँ से उन्होंने सस्ते में उसको खरीदा और बाहर जा कर के वह उसी उत्पाद को बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते थे। तो कहीं ना कहीं संथालों की मेहनत के अनुरूप उनको पारिश्रमिक नहीं मिला और बिचौलियों को इससे अधिकाधिक लाभ हुआ। क्योंकि जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, वो ब्रिटेन के नियंत्रण में आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पर रहते थे अपनी कल्चर का पालन करते थे, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में संलग्न रहते थे। ठीक है, गैदरर्स थे, हंटर्स थे, तो शिकारों पर भी जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रतिबंध लगे। ठीक है, वन उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगे। जो झूम कल्टीवेशन होती थी उसको भी रोका गया। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं इन लोगों को काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। विशेष रूप से देखते हैं 19वीं सदी के अंत से असम में चाय बागानों का विकास होता है। खनन उद्योग विशेष रूप से झारखंड में ये विकसित होता है। लेकिन इन चाय के बागानों में और उन खानों में काम के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी। और मजदूर कहाँ से मिल सकते थे, क्योंकि असम में भी बहुत सारे जनजातीय समुदाय रहते थे, झारखंड में भी बहुत सारे जनजातीय समुदाय रहते थे, ट्राइबल्स की बहुत संख्या थी। अंग्रेज़ों को इन चाय के बागानों में और खनन उद्योग में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता थी। तो ट्राइबल्स की बड़ी संख्या में भर्ती की गई थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, ठेकेदारों के माध्यम से। ठेकेदारों के माध्यम से ट्राइबल्स की बड़ी संख्या में भर्ती की गई और जो भी ट्राइबल्स थे वो इन चाय के बागानों में और खनन उद्योग में काम करते थे। जो भी यहाँ पर लगाए गए थे उनको उनके काम के अनुरूप कम वेतन मिलता था, मतलब बहुत ज़्यादा इनको पे नहीं किया जाता था। तो ये ऊपर से सारी चीज़ें हम देखते चले आ रहे हैं किस तरीके से उनकी जो पारंपरिक कृषि का प्रकार था उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। उनकी जो भी कल्चर थी उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया। काम करवाने के बाद में उनको काम के अनुरूप बहुत ज़्यादा कम वेतन दिया गया। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं रुष्ट होकर के बहुत सारे विद्रोह हमको जो है आगे के समय में खास करके 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की समयावधि के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में और उनके मुंडा विद्रोह के बारे में। कुछ अन्य जो जनजातीय विद्रोह थे उनके बारे में देखें तो कोल विद्रोह 1831-32 के आसपास हुआ। संथाल विद्रोह देखने को मिला 1855 में। बस्तर का जो रिवेलियन था वो 1910 में देखने को मिलता है। आगे जाकर के 1940 में वर्ली रिवॉल्ट होता है। तो ये कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन है। ठीक है, तो 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान कुछ जनजातीय विद्रोह देखने को मिलते हैं, ट्राइबल रिबेलियंस देखने को मिलते हैं। इसमें बिरसा मुंडा का नाम अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को झारखंड में। इनकी माता का नाम कर्मी मुंडा था और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। इन पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रारंभ किया या जो भी ज़मींदार होते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना प्रारंभ किया? तो देखेंगे कि
ये जब पैदा हुए थे तब से अपने आसपास के जो भी ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, अपने समुदाय के जो मुखिया हुआ करते थे, उनके विद्रोहों के बारे में सुनते चले आ रहे थे, उनके विद्रोहों के बारे में देखने को चले आ रहे थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उससे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनसे इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म आता है इस चैप्टर में, दीकू। ठीक है, दीकू का मतलब क्या है? ये दीकू यहाँ पर कहा गया है बाहरी लोगों को, जो इन जनजातियों के जो भी क्षेत्र थे जहाँ पर ये जनजातियाँ रहा करती थी। स्टार्टिंग में ये जनजातियाँ स्वतंत्र रूप से यहाँ पर अपना जीवन यापन, अपनी कल्चर को जो है अडॉप्ट करते हुए अपने जो भी काम थे उनको करते चले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बाहरी लोग आकर के बसे जिनको दीकू कहा गया है। तो इन दीकुओं के आगमन से पहले जो कहानियाँ चलती थीं, एक तरह से कह सकते हैं इनकी गौरवशाली जो गाथाएं हुआ करती थीं, किसकी? मुंडाओं की। उसके बारे में ये सुना करते थे कि मुंडा लोग जो थे, इनका इतिहास काफ़ी कह सकते हैं शानदार रहा है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी कल्चर को, अपनी परंपराओं का पालन किया है। बहुत सी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े हैं। तो बड़ी गौरवशाली कहानियाँ चला करती थीं आसपास के जो भी जनजातीय समुदाय थे उनमें। तो दीकुओं के आने के बाद में मुंडाओं पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने कहीं ना कहीं मुंडाओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किए। तो ये बाहरी लोग जो थे कहीं ना कहीं इनके दिमाग में खटक रहे थे और ये चाहते थे कि ये दीकू जो हैं ये यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलें और हमारी जो पुरानी परंपरा है, जिस तरीके से हमारे पूर्वज पहले जिस रूप में रहा करते थे उसी रूप में रहना प्रारंभ करें। तो दीकू और दीकू जिनको बाहरी लोग कहा गया, उनके आगमन से पहले की जो कहानियाँ इन्होंने सुनी थी उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए। इसके अलावा इन्होंने कुछ मिशनरी जो संस्था थी या मिशनरी स्कूल जो थे उनमें जाना प्रारंभ किया। वहाँ पर भी मुंडाओं की जो गाथाएँ हुआ करती थी, गौरवशाली गाथाएँ हुआ करती थी, उनके बारे में इन्होंने मिशनरियों के उपदेशों के माध्यम से सुना। तो उससे भी इन पर एक कह सकते हैं गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा वैष्णव धर्म के प्रचारकों का प्रभाव भी जो है बिरसा मुंडा पर पड़ा। मुंडा जनरली ये छोटा नागपुर में रहने वाला एक जनजातीय समूह है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बिरसा का जो आंदोलन था, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, ये आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, जो कि 1895 के आसपास स्टार्ट होता है। इन्होंने प्रमुख रूप से शराब पीने का विरोध किया। डायन प्रथा जो होती थी, डाकन प्रथा जो होती थी, जो मुंडाओं में चला करती थी, उसका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो जादू टोना और फालतू के जो आडंबर होते थे उनका विरोध इन्होंने किया। इनका प्रमुख उद्देश्य था, जो भी मिशनरी हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारी कल्चर को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो महाजन हैं, जो लोगों को ऋण देते हैं, ऋण देने के बाद में बहुत ही ऊंची ब्याज की दरों के माध्यम से उनका शोषण किया करते थे। इसके अलावा हिंदू भूस्वामी और सरकार के द्वारा जो भी नियम आदिवासियों के कल्चर को समाप्त करने के लिए लाए जा रहे थे, इन सभी लोगों को बाहर निकाल करके और इस स्थान पर मुंडा राज स्थापित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसी की वजह से इन्होंने ये जो है अपना आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। बिरसा राज का प्रतीक माना जाता था सफ़ेद झंडा। ठीक है, ये अपने आंदोलन के बाद में जिस राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिस मुंडा राज्य की स्थापना करना चाहते थे, उसका प्रतीक इन्होंने सफ़ेद झंडा बनाया था। और बिरसा मुंडा के आंदोलन में इनके आसपास की रहने वाली जो अन्य जनजातियाँ थी, जैसे संथाल हो गया, उरांव हो गया, इन जनजातियों का समर्थन भी इनको मिला और अंत में 1900 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है बिरसा मुंडा की हैजा से। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आता है तो इसको जो है अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा आज का क्लास, इस संबंध में अपना रिव्यू, रिस्पांस, फीडबैक अवश्य रूप से दीजिएगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स जो है वो ज़रूर यहाँ से तैयार करते चलिएगा, अगर आप रेगुलर और गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।